पार करने जैसा लगता है। इसमें हजारों सालों की सभ्यता है, बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानियां हैं और क्रांतियां भी हैं। तो चलिए इस महागाथा के कुछ सबसे जरूरी पलों को समझने की एक कोशिश करते हैं। सवाल तो बड़ा है ना? क्या हम वाकई हजारों साल के इतिहास को बस कुछ ही मिनटों में देख सकते हैं? सुनने में तो मुश्किल लगता है, पर चलिए इस तेज रफ्तार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि भारत की नींव आखिर कैसे रखी गई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक से। और ये सफर हमें एक ऐसे दौर तक ले जाएगा जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत का सफर इन बड़े पड़ावों से गुजरता है। तो ये है हमारा रोड मैप। हम सिंधु घाटी की हैरान कर देने वाली शहरी सभ्यता से शुरू करेंगे, फिर वैदिक काल के ज्ञान और महाजनपदों के उदय को देखेंगे, और उसके बाद मौर्य और गुप्त जैसे भारत के पहले महान साम्राज्यों तक पहुंचेंगे। सच कहें तो यही वो नींव है जिस पर भारत की पूरी कहानी टिकी है। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी के लोग कितने आधुनिक थे। मोहनजोदड़ो जैसे उनके शहरों में पक्की ईंटों से बने घर थे, एक कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था, और तो और ग्रेट बाथ जैसे विशाल सार्वजनिक निर्माण भी थे। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। अच्छा, वैदिक काल के दौरान समाज में एक नया ढांचा बना जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। इसमें समाज को काम के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था ने सदियों तक भारतीय समाज पर गहरा असर डाला। इसी दौर में ना 2 बहुत बड़े और नए विचारों का जन्म हुआ। एक तरफ गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए 4 आर्य सत्य का रास्ता दिखाया, और दूसरी तरफ महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया, यानी किसी भी जीव को कोई नुकसान न पहुंचाना। इन दोनों ही दर्शनों ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो अब आते हैं भारत के पहले एक विशाल साम्राज्य पर। ये था मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया था, और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना के पास है। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े थे। कलिंग के युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने लड़ाई का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर पूरी दुनिया में शांति और धम्म का संदेश फैलाया। और फिर आता है गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। ये ज्ञान और विज्ञान का दौर था। सोचिए, यहीं पर शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हुई, जिसने गणित और विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्यभट्ट जैसे महान खगोलविदों ने ब्रह्मांड के राज खोले, और चरक सुश्रुत ने आयुर्वेद को एक नई पहचान दी। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत से मध्यकाल की ओर। ये वो दौर था जब नए शासक आए, नई संस्कृतियां एक दूसरे से मिली, और भारत का नक्शा एक बार फिर से बदला। ये सल्तनत और मुगलों का जमाना था। मध्यकालीन भारत पर मुख्य रूप से 2 बड़ी ताकतों ने राज किया। पहले 1206 में आई दिल्ली सल्तनत, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, और फिर 1526 में बाबर के साथ मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इन दोनों ने ही भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। दिल्ली सल्तनत के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि इसमें एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया। सफर गुलाम वंश से शुरू हुआ, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश तक चला। इन सब ने मिलकर लगभग 300 साल तक दिल्ली से शासन किया। इन साम्राज्यों की विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल और लाल किले तक इनकी बनाई इमारतें आज भी शान से खड़ी हैं। अकबर की सुलह कुल नीति, जिसका मतलब था सबके साथ शांति, या फिर मनसबदारी जैसी प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब उस दौर की बेहतरीन सोच को दिखाते हैं। मुगलों ने वास्तुकला में एक खास स्टाइल का इस्तेमाल किया, जिसे 4 बाग कहते हैं। इसमें बगीचे को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था, जो देखने में बहुत सुंदर और संतुलित लगता था। ताजमहल के बगीचे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पर कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। औरंगजेब के शासनकाल के बाद उनकी कुछ कठोर नीतियों और लगातार चले युद्धों की वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इससे देश में दूसरी ताकतों को सिर उठाने का मौका मिल गया।
और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसने आज के भारत की शक्ल तय की। ये यूरोपीय शक्तियों के आने, ब्रिटिश राज की स्थापना और फिर उस राज से आज़ादी के लिए एक बहुत लंबे और मुश्किल संघर्ष की दास्तां है। आज़ादी तक का ये सफ़र कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। इसकी शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध से हुई, जिसके बाद अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ने लगा। फिर 1857 का महान विद्रोह एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। महात्मा गांधी भारत वापस आए और उनके आंदोलनों ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे कई गहरे कारण थे। सैनिकों के बीच गुस्सा था, अंग्रेजों की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी। वो एक-एक करके राज्यों को हड़प रहे थे और लोगों के धर्म और सामाजिक मामलों में दखल दे रहे थे। इन सब वजहों ने मिलकर एक बड़ी क्रांति की आग भड़का दी। 20वीं सदी आते-आते आज़ादी की लड़ाई ने एक संगठित रूप ले लिया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से लेकर गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का नमक सत्याग्रह और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ी पुकार थी। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। और फिर दशकों के संघर्ष, बलिदान और आंदोलनों के बाद वो दिन आखिरकार आ ही गया। 15 अगस्त 1947, जब भारत एक आज़ाद देश बना। आज़ादी एक नई सुबह तो लेकर आई, लेकिन अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां भी लाई। अब इतिहास की इस विशाल विरासत पर एक नए राष्ट्र को खड़ा करना था। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो थी देश का बंटवारा। उपमहाद्वीप भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंट गया, जो अपने पीछे दर्द और विस्थापन की एक बहुत लंबी और दुखद कहानी छोड़ गया। तो सिंधु घाटी से लेकर स्वतंत्रता तक का ये हजारों साल का सफर, ये हमें कहाँ लाके छोड़ता है? हमारी प्राचीन जड़ों से लेकर हमारे आधुनिक संघर्षों तक इतिहास की ये यात्रा आज हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे आकार देती है, ये एक सोचने वाली। साथियों, एसपीओलॉजी के ज्ञान भंडार में आप सभी का सादर अभिनंदन है। आप सभी ने वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब हम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के इतिहास का एक व्यापक एवं सघन पुनरावलोकन प्रस्तुत करेंगे। हम कुल 100 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनके विस्तृत व्याख्यात्मक उत्तरों पर गहन परिचर्चा करेंगे। अतः बिना किसी विलंब के हम इस सत्र का विधिवत शुभारंभ करते हैं। खंड 1, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। प्रश्न 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? विकल्प ए तक्षशिला, बी हड़प्पा, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। सही उत्तर है विकल्प बी हड़प्पा। व्याख्या: हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन किया गया सर्वप्रथम स्थल था। इसका उत्खनन कार्य वर्ष 1921 में दयाराम साहनी महोदय द्वारा रावी नदी के तट पर संपन्न हुआ था। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का स्वरूप क्या था? विकल्प ए वर्णमाला, बी चित्रलिपि, सी ब्राह्मी, डी खरोष्ठी। सही उत्तर है विकल्प बी चित्रलिपि, भाव चित्रात्मक। व्याख्या: सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसमें प्रतीकों, चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न 3, ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प A8, B9, C10, D12। सही उत्तर है विकल्प C 10। व्याख्या: ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त समाहित हैं। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख इसके तृतीय मंडल में उपलब्ध होता है। प्रश्न 4, वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? विकल्प ए वरुण, बी इंद्र, सी सोम, डी अग्नि। सही उत्तर है विकल्प बी इंद्र। व्याख्या: ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, दुर्गों को ध्वस्त करने वाला की उपाधि से विभूषित किया गया है। उनके सम्मान में ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। प्रश्न 5, उपनिषदों का केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय क्या है? विकल्प ए युद्ध, बी यज्ञ, सी ब्रह्म ज्ञान, डी राजनीति। सही उत्तर है विकल्प सी ब्रह्म ज्ञान। व्याख्या: उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय दर्शन के मूल आधार हैं।
जिनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा और परमात्मा ब्रह्म के मध्य संबंध का विवेचन करना है। प्रश्न 6, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ था? विकल्प ए कुशीनगर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। सही उत्तर है विकल्प बी वैशाली। व्याख्या, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न 7, गौतम बुद्ध को ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? विकल्प ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। सही उत्तर है विकल्प सी बोधगया। व्याख्या, 35 वर्ष की आयु में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया था। प्रश्न 8, बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? विकल्प ए महावीर, बी अशोक, सी बुद्ध, डी कनिष्क। सही उत्तर है विकल्प सी बुद्ध। व्याख्या, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन प्रदान करने के उपरांत वहीं पर प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की थी। प्रश्न 9, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। सही उत्तर है विकल्प सी चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की आधारशिला स्थापित की थी। प्रश्न 10, अशोक के अभिलेखों में प्रमुखतः किस लिपि का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी, डी संस्कृत। सही उत्तर है विकल्प ए ब्राह्मी। व्याख्या, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिन्हें सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप महोदय द्वारा पढ़ा गया था। प्रश्न 11, कलिंग युद्ध किस वर्ष घटित हुआ? विकल्प ए 261 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी 185 ईसा पूर्व, डी 150 ईसा पूर्व। सही उत्तर है विकल्प ए 261 ईसा पूर्व। व्याख्या, यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष संपन्न हुआ। इस युद्ध के भयावह रक्तपात से विचलित होकर अशोक ने सैन्य विजय की नीति भेरी घोष का परित्याग कर धम्म घोष को अपनाया था। प्रश्न 12, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? विकल्प ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रगुप्त प्रथम। व्याख्या, यद्यपि श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी, तथापि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 13, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? विकल्प ए कालिदास, बी हरिसेन, सी बाणभट्ट, डी अश्वघोष। सही उत्तर है विकल्प बी हरिसेन। व्याख्या, हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन समाविष्ट है। प्रश्न 14, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए कला व विज्ञान का चरमोत्कर्ष, बी युद्धों में विजय, सी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, डी व्यापारिक समृद्धि। सही उत्तर है विकल्प ए कला व विज्ञान का चरमोत्कर्ष। व्याख्या, इस अवधि में साहित्य, स्थापत्य कला, विज्ञान, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व उत्थान हुआ, जिसके कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग अभिहित किया जाता है। प्रश्न 15, आर्यभट्ट का संबंध किस प्रमुख क्षेत्र से था? विकल्प ए चिकित्सा, बी गणित व खगोल विज्ञान, सी राजनीति, डी साहित्य। सही उत्तर है विकल्प बी गणित व खगोल विज्ञान। व्याख्या, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की और शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने सर्वप्रथम ये भी प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है। प्रश्न 16, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विकल्प ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है विकल्प सी कुमारगुप्त। व्याख्या, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, जो कालांतर में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बन गया। प्रश्न 17, संगम साहित्य की भाषा क्या है? विकल्प ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल, डी पाली। सही उत्तर है विकल्प सी तमिल। व्याख्या, संगम साहित्य दक्षिण भारत,
तमिल क्षेत्र का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है, जिसकी रचना तमिल भाषा में मदुरै में आयोजित संगम सभाओं के माध्यम से की गई थी। प्रश्न 18। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए सिमुक, बी गौतमीपुत्र, सी पुलुमावी, डी यज्ञश्री। सही उत्तर है विकल्प ए सिमुक। व्याख्या। सिमुक ने कण्व वंश का समापन कर सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों द्वारा ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, जागीर देने की प्रथा का आरंभ किया गया था। प्रश्न 19। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। व्याख्या। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। यह सातवाहन काल की उत्कृष्ट कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न 20। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? विकल्प ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। सही उत्तर है विकल्प सी 16। व्याख्या। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। प्रश्न 21। मगध साम्राज्य का विस्तार किन शासकों द्वारा किया गया? विकल्प ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंद, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, इन सभी शासकों ने अपनी अपनी रणनीतियों और सैन्य अभियानों के माध्यम से मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 22। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। सही उत्तर है विकल्प ए महापद्मनंद। व्याख्या। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। उन्होंने क्षत्रियों का विनाश करने वाला सर्वक्षात्रांतक की पदवी धारण की थी। प्रश्न 23। सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? विकल्प ए 327 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 325 ईसा पूर्व, डी 324 ईसा पूर्व। सही उत्तर है विकल्प बी 326 ईसा पूर्व। व्याख्या। महान सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर सैन्य अभियान किया और सिंधु नदी पार करके तक्षशिला की ओर अग्रसर हुआ। प्रश्न 24। हाइडिस्पीस झेलम नदी के तट पर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? विकल्प ए सिकंदर और चंद्रगुप्त के मध्य, बी सिकंदर और पोरस के मध्य, सी पोरस और अजातशत्रु के मध्य, डी सिकंदर और नंद के मध्य। सही उत्तर है विकल्प बी सिकंदर और पोरस के मध्य। व्याख्या। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पोरस की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें उनका राज्य सम्मान पूर्वक वापस कर दिया था। प्रश्न 25। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? विकल्प ए कालिदास, बी चाणक्य, सी पतंजलि, डी पाणिनि। सही उत्तर है विकल्प बी चाणक्य। व्याख्या। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा विरचित अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन पर आधारित भारत का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न 26। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अंगीकार किया? विकल्प ए सिंहासनारूढ़ होते ही, बी कलिंग युद्ध के उपरांत, सी राज्य विस्तार से पूर्व, डी बाल्यावस्था में। सही उत्तर है विकल्प बी कलिंग युद्ध के उपरांत। व्याख्या। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुए व्यापक नरसंहार से दुखी होकर सम्राट अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। प्रश्न 27। अशोक के धम्म का केंद्रीय उद्देश्य क्या था? विकल्प ए सैन्य विजय, बी सुदृढ़ शासन व्यवस्था, सी नैतिक आचरण की संहिता, डी कर प्रणाली का प्रबंधन। सही उत्तर है विकल्प सी नैतिक आचरण की संहिता। व्याख्या। अशोक का धम्म वस्तुतः कोई धर्म नहीं था, अपितु ये नैतिक सिद्धांतों जैसे बड़ों का आदर, अहिंसा, सत्यनिष्ठा पर आधारित एक आचार संहिता थी। प्रश्न 28। गुप्त काल में भूमि अनुदान मुख्यतः किन्हें प्रदान किए जाते थे? विकल्प ए सैनिकों को, बी व्यापारियों को, सी ब्राह्मणों को, डी कृषकों को। सही उत्तर है विकल्प सी ब्राह्मणों को। व्याख्या। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान स्वरूप दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था और ये भूमि कर मुक्त होती थी। प्रश्न 29। दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? विकल्प ए सांची, बी देवरिया, सी देवगढ़, डी मथुरा। सही उत्तर है विकल्प सी देवगढ़। व्याख्या।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित ये मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रश्न 30। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? विकल्प ए चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, बी समुद्रगुप्त के शासनकाल में, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, डी हर्ष के शासनकाल में। सही उत्तर है विकल्प सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। व्याख्या। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा बौद्ध स्थलों के दर्शनार्थ भारत आया था। प्रश्न 31। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? विकल्प ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी हर्षवर्धन काल, डी पाल काल। सही उत्तर है विकल्प सी हर्षवर्धन काल। व्याख्या। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। प्रश्न 32। हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? विकल्प ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन, डी अश्वघोष। सही उत्तर है विकल्प बी बाणभट्ट। व्याख्या। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। उन्होंने हर्षचरित, हर्ष की जीवनी और कादम्बरी जैसे प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। प्रश्न 33। हर्षवर्धन का संबंध किस राजवंश से था? विकल्प ए गुप्त, बी वर्धन पुष्यभूति, सी पाल, डी प्रतिहार। सही उत्तर है विकल्प बी वर्धन पुष्यभूति। व्याख्या। हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। प्रश्न 34। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? विकल्प ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। सही उत्तर है विकल्प बी बौद्ध। व्याख्या। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध उपदेशक, धम्म शिक्षाएं और संघ भिक्षुओं का समुदाय। प्रश्न 35। जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा क्या है? विकल्प ए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सी सत्य, तप, त्याग, डी ज्ञान, भक्ति, कर्म। सही उत्तर है विकल्प बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। व्याख्या। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तीनों त्रिरत्न का सम्यक पालन अनिवार्य बताया गया है। प्रश्न 36। अजंता की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? विकल्प ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी ओडिशा। सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। व्याख्या। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित हैं। ये गुफाएं अपनी बौद्ध चित्रकला, विशेषतः जातक कथाओं के चित्रण के लिए विश्व विख्यात हैं। प्रश्न 37। एलोरा की गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प ए केवल बौद्ध धर्म से संबंधित, बी केवल जैन धर्म से संबंधित, सी केवल हिंदू धर्म से संबंधित, डी तीनों धर्मों से संबंधित। सही उत्तर है विकल्प डी तीनों धर्मों से संबंधित। व्याख्या। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों प्रमुख धर्मों से संबद्ध हैं। यहाँ का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 एक ही विशाल शिला को काटकर निर्मित किया गया है। प्रश्न 38। गुप्त काल की राजभाषा कौन सी थी? विकल्प ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी तमिल। सही उत्तर है विकल्प सी संस्कृत। व्याख्या। गुप्त साम्राज्य में संस्कृत को राजभाषा का आधिकारिक दर्जा प्राप्त था और यह उच्च वर्ग के मध्य संवाद एवं लेखन की प्रमुख भाषा थी। प्रश्न 39। भारत में सर्वप्रथम सिक्के किस धातु के निर्मित थे? विकल्प ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी कांसा। सही उत्तर है विकल्प बी चांदी। व्याख्या। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से चांदी धातु के बने होते थे। प्रश्न 40। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? विकल्प ए प्रतिष्ठान, बी अमरावती, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। सही उत्तर है विकल्प ए प्रतिष्ठान। व्याख्या। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर पैठन या प्रतिष्ठान वर्तमान महाराष्ट्र में स्थापित थी। साथियों, अब तक हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर को जाना और समझा। अब हम खंड 2 मध्यकालीन भारत मिडीवल इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर जाने और समझेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबंडी इल्तुतमिश।
सही उत्तर है विकल्प बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या। वर्ष 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। उन्हें उनकी दानशीलता के कारण लाख बख्श लाखों का दाता भी कहा जाता था। प्रश्न 42, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी बलबन। सही उत्तर है विकल्प बी इल्तुतमिश। व्याख्या। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी बनाया, सुल्तान की उपाधि धारण की और तुर्कान चहलगानी 40 वफादार सरदारों का समूह का गठन किया। प्रश्न 43, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण कराया? विकल्प ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है विकल्प बी इल्तुतमिश। व्याख्या। कुतुब मीनार की आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, किंतु इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। प्रश्न 44, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण सुधार किस उद्देश्य के लिए विख्यात है? विकल्प ए कृषकों के लाभार्थ, बी व्यापारियों के विनियमन हेतु, सी विशाल सेना के रखरखाव के लिए, डी आम जनता को राहत प्रदान करने हेतु। सही उत्तर है विकल्प सी विशाल सेना के रखरखाव के लिए। व्याख्या। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर रखने के लिए वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित नियंत्रित कर दिया था, ताकि सैनिकों का व्यय वहन किया जा सके। प्रश्न 45, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन। सही उत्तर है विकल्प ए गयासुद्दीन तुगलक। व्याख्या। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक को अपदस्थ कर तुगलक वंश की स्थापना की। उन्होंने ही तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। अपदस्थ का अर्थ है किसी शासक, अधिकारी या व्यक्ति को उसके पद या सत्ता से हटाना। प्रश्न 46, राजधानी परिवर्तन का विवादास्पद प्रयोग किस शासक द्वारा किया गया? विकल्प ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है विकल्प सी मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी, जो एक प्रशासनिक रूप से असफल निर्णय सिद्ध हुआ। प्रश्न 47, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। सही उत्तर है विकल्प बी बाबर। व्याख्या। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 48, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? विकल्प ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1600। सही उत्तर है विकल्प ए 1526 ईस्वी। व्याख्या। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम भारत में तोपखाने आर्टिलरी का प्रभावी प्रयोग किया था। प्रश्न 49, अकबर की धार्मिक नीति को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प ए सुन्नीवाद, बी शिया, सी दीन-ए इलाही, डी भक्ति। सही उत्तर है विकल्प सी दीन-ए इलाही। व्याख्या। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों का समन्वय कर दीन-ए-इलाही नामक एक नवीन आचार संहिता की स्थापना की। प्रश्न 50, अकबरनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प ए अबुल फजल, बी अबुल फैजी, सी बाण भट्ट, डी तुलसीदास। सही उत्तर है विकल्प ए अबुल फजल। व्याख्या। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। इसका तृतीय खंड आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 51, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा करवाया गया? विकल्प ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर है विकल्प सी शाहजहां। व्याख्या। सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। प्रश्न 52, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? विकल्प ए कबीर, बी रहीम, सी रसखान, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। ये सभी संत भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का संदेश प्रसारित किया। प्रश्न 53,
सिख धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे? विकल्प ए गुरु गोबिंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी गुरु अर्जन देव, डी गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर है विकल्प बी गुरु नानक देव। व्याख्या। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने ही सिख पंथ की स्थापना की। प्रश्न 54, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए बाजीराव, बी संभाजी, सी शिवाजी, डी शाहू। सही उत्तर है विकल्प सी शिवाजी। व्याख्या। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों और बीजापुर सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष कर एक स्वतंत्र एवं संप्रभु मराठा साम्राज्य की नींव रखी। प्रश्न 55, शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक कब संपन्न हुआ? विकल्प ए 1666, बी 1670, सी 1674, डी 1680। सही उत्तर है विकल्प सी 1674 ईस्वी। व्याख्या। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। प्रश्न 56, अष्टप्रधान नामक परिषद का संबंध किस शासक से है? विकल्प ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शिवाजी, डी शाहजहां। सही उत्तर है विकल्प सी शिवाजी। व्याख्या। शिवाजी के प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह होता था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। प्रश्न 57, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ? विकल्प ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1857। सही उत्तर है विकल्प सी 1761 ईस्वी। व्याख्या। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली, अफगान और मराठों की सेनाओं के बीच लड़ा गया। इसमें मराठा शक्ति को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। प्रश्न 58, मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? विकल्प ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। सही उत्तर है विकल्प डी शाहजहां। व्याख्या। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी से शासन किया, जबकि शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी। प्रश्न 59, मनसबदारी प्रथा का सूत्रपात किसने किया? विकल्प ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। सही उत्तर है विकल्प सी अकबर। व्याख्या। अकबर ने 1575 ईस्वी में सैन्य और नागरिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मनसबदारी प्रणाली लागू की, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रश्न 60, आईने अकबरी किस ग्रंथ का एक भाग है? विकल्प ए तुजुके बाबरी, बी अकबरनामा, सी हुमायूं नामा, डी शाहनामा। सही उत्तर है विकल्प बी अकबरनामा। व्याख्या। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है। इसका तृतीय खंड ही आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण है। प्रश्न 61, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? विकल्प ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। सही उत्तर है विकल्प डी जहांगीर। व्याख्या। यद्यपि अकबर ने चित्रकला के लिए एक विभाग स्थापित किया था, तथापि मुगल चित्रकला अपने स्वर्ण युग चरम उत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। प्रश्न 62, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? विकल्प ए भू राजस्व, बी जजिया, सी चुंगी कर, डी व्यापार कर। सही उत्तर है विकल्प बी जजिया। व्याख्या। सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, जिसे कट्टरपंथी शासक औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में गैर मुस्लिम प्रजा पर पुनः आरोपित कर दिया। प्रश्न 63, सती प्रथा पर वैधानिक प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? विकल्प ए अकबर, बी औरंगजेब, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। व्याख्या। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में नियम -17 के तहत सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया। प्रश्न 64, टीपू सुल्तान किस रियासत के शासक थे? विकल्प ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी अवध, डी बंगाल। सही उत्तर है विकल्प बी मैसूर। व्याख्या। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र थे। उन्हें शेरे मैसूर, मैसूर का शेर कहा जाता है।
1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। प्रश्न 65, वेल्लोर विद्रोह कब घटित हुआ? विकल्प ए 1805, बी 1806, सी 1813, डी 1820। सही उत्तर है विकल्प बी 1806 ईस्वी। व्याख्या, ये भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया पहला बड़ा विद्रोह था जो तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। प्रश्न 66, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? विकल्प ए 1831, बी 1845, सी 1855, डी 1860। सही उत्तर है विकल्प सी 1855 ईस्वी। व्याख्या, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह बिहार झारखंड क्षेत्र में संगठित किया था। प्रश्न 67, नील विद्रोह का संबंध किससे था? विकल्प ए कृषक, बी श्रमिक, सी व्यापारी, डी सैनिक। सही उत्तर है विकल्प ए कृषक। व्याख्या, 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में ये आंदोलन किया। प्रश्न 68, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ? विकल्प ए 1903, बी 1905, सी 1907, डी 1911। सही उत्तर है विकल्प बी 1905 ईस्वी। व्याख्या, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। प्रश्न 69, बंगाल का विभाजन किस वर्ष संपन्न हुआ? विकल्प ए 1903, बी 1905, सी 1911, डी 1920। सही उत्तर है विकल्प बी 1905 ईस्वी। व्याख्या, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का आधार बताकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को खंडित करना था। प्रश्न 70, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प ए दिल्ली, बी लाहौर, सी ढाका, डी अलीगढ़। सही उत्तर है विकल्प सी ढाका। व्याख्या, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। साथियों, अब तक हमने खंड 2 मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर को जाना और समझा। अब हम खंड 3 आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर जाने और समझेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 71, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? विकल्प ए 1498, बी 1600, सी 1757, डी 1857। सही उत्तर है विकल्प बी 1600 ईस्वी। व्याख्या, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया था। प्रश्न 72, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? विकल्प ए 1757, बी 1764, सी 1773, डी 1784। सही उत्तर है विकल्प ए 1757 ईस्वी। व्याख्या, 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। ये भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की पहली निर्णायक जीत थी। प्रश्न 73, बक्सर का युद्ध कब हुआ? विकल्प ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1805। सही उत्तर है विकल्प बी 1764 ईस्वी। व्याख्या, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। प्रश्न 74 to 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? विकल्प ए मंगल पांडे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मंगल पांडे ने बैरकपुर से इसका शुभारंभ किया, जबकि बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व और भारत का सम्राट घोषित किया गया था। प्रश्न 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1885, बी 1905, सी 1915, डी 1920। सही उत्तर है विकल्प ए 1885 ईस्वी में। व्याख्या, एओ ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। प्रश्न 76, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? विकल्प ए 1917, बी 1919, सी 1920, डी 1930।
सही उत्तर है विकल्प सी 1920 ईस्वी में। व्याख्या। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ। चौरी चौरा कांड 1922 की घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रश्न 77। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब किया गया? विकल्प ए 1927, बी 1930, सी 1932, डी 1942। सही उत्तर है विकल्प बी 1930 ईस्वी। व्याख्या। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया। प्रश्न 78। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? विकल्प ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1947। सही उत्तर है विकल्प सी 1942 ईस्वी। व्याख्या। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध ये अंतिम विशाल आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न 79। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? विकल्प ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 14 अगस्त 1947। सही उत्तर है विकल्प ए 15 अगस्त 1947। व्याख्या। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। प्रश्न 80। भारत का संविधान कब लागू हुआ? विकल्प ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है विकल्प बी 26 जनवरी 1950। व्याख्या। यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, किंतु इसे पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न 81। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेविल, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड माउंटबेटन। व्याख्या। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले तथा ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न 82। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सही उत्तर है विकल्प ए वॉरेन हेस्टिंग्स। व्याख्या। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। प्रश्न 83। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा लागू की, जिसके तहत भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। प्रश्न 84। सहायक संधि प्रणाली सब्सिडियरी अलायंस का संबंध किससे है? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है विकल्प बी लॉर्ड वेलेजली। व्याख्या। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। हैदराबाद का निजाम इसे स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। प्रश्न 85। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड डलहौजी। व्याख्या। डलहौजी ने इस नीति के माध्यम से उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जिनके शासक की कोई प्राकृतिक संतान पुरुष वारिस नहीं थी। प्रश्न 86। आर्य समाज की स्थापना किसने की? विकल्प ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है विकल्प बी स्वामी दयानंद सरस्वती। व्याख्या। 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध उद्घोष किया था। प्रश्न 87। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी राजा राममोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है विकल्प सी राजा राममोहन राय। व्याख्या। राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की।
उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न 88, थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख अध्यक्ष कौन थी? विकल्प ए एनी बेसेंट, बी मदर टेरेसा, सी सरोजिनी नायडू, डी कमला नेहरू। सही उत्तर है विकल्प ए एनी बेसेंट। व्याख्या, यद्यपि इसकी स्थापना मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है, जो 1893 ईस्वी में भारत आई। प्रश्न 89, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया? विकल्प ए गांधी जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी डॉट बी और सी। दोनों सही उत्तर है विकल्प डी, बी और सी दोनों। व्याख्या, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पुणे और एनी बेसेंट मद्रास ने पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना कर स्वशासन होम रूल की मांग को प्रबल किया। प्रश्न 90, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1905, बी 1906, सी 1909, डी 1911। सही उत्तर है विकल्प बी 1906 में। व्याख्या, 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 91, महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे? विकल्प ए 1905, बी 1910, सी 1915, डी 1920। सही उत्तर है विकल्प सी 1915 ईस्वी। व्याख्या, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी तिथि को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 92, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित हुआ? विकल्प ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। सही उत्तर है विकल्प सी 1917 ईस्वी। व्याख्या, ये गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। ये बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों तिनकठिया प्रथा के समर्थन में किया गया था। प्रश्न 93, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? विकल्प ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। सही उत्तर है विकल्प सी 1919 ईस्वी। व्याख्या, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के पर्व पर को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थीं। प्रश्न 94, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? विकल्प ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। सही उत्तर है विकल्प सी 1928 ईस्वी। व्याख्या, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका देशव्यापी तीव्र विरोध हुआ। प्रश्न 95, पूना समझौता किन प्रमुख व्यक्तियों के मध्य संपन्न हुआ? विकल्प ए गांधी और जिन्ना के मध्य, बी गांधी और अंबेडकर के मध्य, सी नेहरू और अंबेडकर के मध्य, डी पटेल और अंबेडकर के मध्य। सही उत्तर है विकल्प बी गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य। व्याख्या, 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को त्याग दिया गया था। प्रश्न 96, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? विकल्प ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। सही उत्तर है विकल्प बी 1930 ईस्वी। व्याख्या, ये सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न 97, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? विकल्प ए द्वैध शासन की शुरुआत, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, डी डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। सही उत्तर है विकल्प बी संघीय शासन व्यवस्था। व्याख्या, ये अधिनियम भारतीय संविधान का एक वृहद स्रोत है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। प्रश्न 98, आजाद हिंद फौज INA के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर है विकल्प बी रास बिहारी बोस। व्याख्या, आजाद हिंद फौज INA की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया और इसकी औपचारिक स्थापना रास बिहारी बोस ने की। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन 1943 में कर नेतृत्व किया। प्रश्न 99,
आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? विकल्प A 1941, B 1942, C 1943, D 1944। सही उत्तर है विकल्प C 1943 ईस्वी। व्याख्या 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। प्रश्न 100, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प A जवाहरलाल नेहरू, B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C सर्वपल्ली राधाकृष्णन, D C राजगोपालाचारी। सही उत्तर है विकल्प B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और 24 जनवरी 1950 को उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। साथियों, आज हमने भारतीय इतिहास के 100 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत एवं सारगर्भित विश्लेषण पूर्ण किया है। आप सभी ने पूर्ण मनोयोग और धैर्य के साथ इस प्रस्तुति को ग्रहण किया, इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। यदि आपको यह शैक्षिक प्रयास तथा प्रस्तुत विस्तृत व्याख्याएं ज्ञानवर्धक प्रतीत हुई हों, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल SPLG के ज्ञान भंडार SPLLG के GYANBHANDAR को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मूल्यवान सुझाव टिप्पणी अनुभाग में अवश्य साझा करें। अगले सत्र में हम सामान्य ज्ञान के एक नवीन और महत्वपूर्ण विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप अपनी परीक्षा की तैयारी निरंतर एवं एकाग्रता पूर्वक जारी रखें। धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।